हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरके स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों का निरूपण और समुच्चयों के प्रकार। इसके पहले हम लोग समुच्चय की परिभाषा और उसके अवयवों को पढ़ लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। चलिए हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं, समुच्चयों के निरूपण। उसके बाद आएंगे समुच्चयों के प्रकार पर। समुच्चयों का जो निरूपण होता है वो दो तरीकों से होता है, यानी दो तरीकों से, दो टाइप से होता है। पहला जो होता है वो होता है रोस्टर विधि या सूची विधि, इसी को सारणी विधि भी कहते हैं। मतलब इसका तीन नाम है, रोस्टर विधि, सूची विधि या सारणी विधि। और जो दूसरा टाइप है वो है गुण विधि और समुच्चय निर्माण विधि। अब हम बात करेंगे कि रोस्टर विधि का क्या मतलब है और गुण विधि का क्या मतलब है। देखिए, रोस्टर विधि में किसी समुच्चय को लिखते समय उस मझले कोष्टक में एक मझला कोष्टक बनाते हैं। उसके अंदर उसके मतलब जिस सेट को आप प्रदर्शित कर रहे हो, निरूपित कर रहे हो, उस सेट के अवयवों को कमा लगाकर लिख देते हैं। और गुण विधि में लिखते समय क्या करते हैं, यानी गुण विधि में समुच्चय को लिखते समय मझले कोष्टक में उसके अवयवों के गुण विशेष को लिख दिया जाता है। कोई भी सेट तभी कहलाता है जब उसमें कोई एक विशेष गुण विद्यमान होता है। तो उसी विशेष गुण को हम मझले कोष्टक के अंदर अगर लिख देते हैं तो वो गुण विधि कहलाएगा। हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। इसके कहने का अर्थ है कि आपको एक मझला कोष्टक बनाना है, उसके अंदर अवयवों को रखना है। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हम रखना चाहते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ये एक सेट बनाया हमने, इसको चलो ए से प्रदर्शित कर लेते हैं। ए एक सेट है जिसमें 5 अवयव है। बी एक और सेट लेते हैं जो रोस्टर विधि में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिर्फ 2 लिखते हैं इस सेट में, एक और बनाते हैं, इसमें लिख देते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। बस इतना रहने देते हैं। यहाँ पे 3 सेट आप देख रहे हो, तीनों जो है कि रोस्टर विधि में। इसका विशेष गुण क्या है, तो यही है कि आपको एक मझला कोष्टक बनाना है और उनके अवयवों को, जिस सेट को आप लिख रहे हो उसके अवयवों को कमा लगाकर लिख देना है। अब इस तीनों सेट को हम गुण विधि में कन्वर्ट करके आप सभी को दिखाते हैं। यहां पे क्या करना है, ए इसको पढ़ते कैसे, ए इज द सेट ऑफ। तो यहां पे हमें क्या करना है, लिखना है ए इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे ए इज द सेट ऑफ। एक मझला कोष्टक बनाना है और लिखना है यहाँ पर एक चर राशि लिख लेना एक्स। यहाँ पे 2 डॉट बनाना है जिसे सच दैट पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद एक्स। एक्स इसमें गुण क्या है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। यहाँ लिखना है ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अब इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं आप, तो इसमें भी हमें पता चल जाएगा कि बस 5 ही अवयव आएंगे। अब इस सेट को मान लीजिए दिखाना चाहते हैं गुण विधि से, तो इसमें देखिए आपको ये देखना पड़ेगा, सिर्फ इसमें 2 ही एक अवयव है। इसमें आपको ये देखना है ये कौन से गुण को फॉलो कर रहा है। तो ये सम अभाज्य संख्या को फॉलो कर रहा है, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सम अभाज्य होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको x सच दैट x सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। इस तरीके से ये गुण विधि हो जाएगा। और इसको मान लीजिए प्रदर्शित करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक विषम संख्या है, लेकिन बस 11 तक गया है। तो इसको आप लिख सकते हो C इज द सेट ऑफ x सच दैट x एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। लेकिन अगर आप इतना छोड़ देते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी विषम संख्या को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बस 1 से लेके 11 तक। तो यहाँ पे आपको एक कमा लगाना है और यहाँ पे बाउंडेड कर देना है, यानी यहां से करना है 1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स। यहाँ पे लिखना है x, यानी 1 के बराबर होगा और 1 से बड़ा होगा x का मान, और किससे छोटा होगा तो
11 के बराबर होगा और नहीं तो छोटा होगा। इस तरीके से आप जो है कि इसको बना सकते हो। ये हो गया हम लोगों का रोस्टर विधि और गुण विधि। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समुच्चयों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सेट। आप लोग इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम मिलते हैं समुच्चयों के प्रकार के साथ। अब हम लोग देखते हैं समुच्चयों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट यहां पे देखना है, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकल समुच्चय। यहाँ पे रिक्त समुच्चय अर्थात एम्प्टी सेट, इसे फाई सेट भी कहा जाता है, इसको जो है कि नल सेट भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है शून्य समुच्चय भी इसको कहते हैं। देखिए रिक्त का मतलब होता है खाली, मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी उस समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहेंगे जिसमें कोई भी अवयव ना हो। अब जैसे मान लीजिए हम अभी बात करें कि भारत के वर्तमान महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो वर्तमान में जो है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो अब महिला तो है नहीं, यानी कहने का अर्थ है कि ऐसे आपको सेट बनाना है जिसमें कोई भी अवयव न आए। तो ऐसे आप कह सकते हो भारत के वर्तमान महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट कोई भी अवयव नहीं आएगा, तो शून्य समुच्चय हो जाएगा अर्थात रिक्त समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, एग्जाम्पल हमने लिया है 2 से विभाजित न होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय। बिल्कुल जैसे हमको पता है कि कोई भी संख्या सम संख्या तभी कहलाती है जब 2 से विभाजित होती है। तो आप कह दो कि 2 से न विभाजित होने वाली सम संख्याओं का समुच्चय। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 2 से विभाजित न हो और सम संख्या हो। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। इससे जो है कि 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, या ऐसे आप खाली और मजला ब्रैकेट दे देंगे, इससे भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे वर्तमान वाला हो ही गया। अब जैसे कहने का मतलब आप कहो कि सूर्य पर रहने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। सूर्य पर कोई भी व्यक्ति रहता नहीं है, ये आप जानते हैं, तभी तो कह रहे हैं कि सूर्य पर रहने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। इस प्रकार से आप जो है कि नल सेट का को जो है कि परिभाषित भी कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे एकल समुच्चय का अर्थात सिंगलटन सेट। कह रहा है कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। इसके नाम से ही स्पष्ट है, कर एकल समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे हम कहेंगे एकल समुच्चय। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होता है सिर्फ 2 होता है, क्योंकि 2 मात्र एकलौता ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। मतलब सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य तो बहुत है मगर सम अभाज्य सिर्फ 2 ही है। यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया कि भारत के महिला अब तक, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, भारत के अब तक महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय। यानी अभी तक देखा जाए तो भारत के महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय देखा जाए तो बस इंदिरा गांधी ही जो है कि आएंगी जो अकेली है। तो महिला प्रधानमंत्री का समुच्चय भी एकल समुच्चय में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसा सेट बनाना है जिसमें सिर्फ एक ही अवयव आता हो। जैसे आप कह सकते हो कि पृथ्वी के उपग्रह का समुच्चय, तो पृथ्वी का मात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है कि चंद्रमा है जो एक ही है। ऐसे कृत्रिम उपग्रह बहुत है, हम प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपको ऐसा सेट बनाना है जिसमें सिर्फ एक ही अवयव आता हो, उसे हम कह देंगे एकल समुच्चय। अब हम बात करते हैं इसके आगे जो है कि परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं परिमित समुच्चय की अर्थात फाइनाइट सेट की। यहाँ पे देखिए वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। इन ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो अर्थात निश्चित हो, उसे हम कहेंगे निश्चित समुच्चय अर्थात परिमित समुच्चय। यानी कहने का अर्थ है कोई भी आप सेट बनाओ उसमें अवयव जो है कि फिक्स होने चाहिए कि कितने हैं। जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। इस सेट में आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 अवयव है, मतलब इसकी
इसके अवयवों को, इस सेट के अवयवों को काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, यानी इसमें पता है कि कितने अवयव है। एक और मान लीजिए ऐसे बना देते हैं, ए ई आई ओ यू, जिस सेट भी एक परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। चाहे तो आप और भी सेट बना सकते हो, जैसे 20, 30, 40, ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। अब बात करें अपरिमित समुच्चय की, तो ऐसा समुच्चय यानी वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यानी जिसमें अवयवों की संख्या ही अनंत होगी उसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। अब कौन कौन सा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाएगा? तो जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है। जैसे हम लिखते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत को जाता है। ये जो समुच्चय कहलाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो कहलाएगा, वो एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए इंटीजर की बात करते हैं, यानी पूर्णांक की बात करते हैं, तो इंटीजर में जो भी अवयव आएंगे, जैसे 0 भी आएगा, +-1, +-2, यानी प्लस वाली वैल्यू भी और माइनस वाली वैल्यू भी, तो ये भी क्या कहलाएगा? तो ये भी अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जैसे होल नंबर का मान लीजिए कोई सेट ले लेते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट, यानी इस सेट में इनफाइनाइट जो है कि अवयव है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये जो सेट कहलाएगा वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। यानी आपने सीखा क्या? आपने सीखा कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। और दूसरे में सीखा कि वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है, अर्थात इनफाइनाइट सेट कहलाता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे समान समुच्चय को, तो आप लोग इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखते हैं समान समुच्चय को, अर्थात इक्वल सेट। यानी इक्वल सेट में, समान सेट में हम कहेंगे कि यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो इसे हम समान समुच्चय कहते हैं। यानी कहने का मतलब, आपने कोई एक सेट बनाया, मान लीजिए ए आपने कोई सेट बनाया, उसमें जो भी अवयव है वो सारा अवयव बी में अगर रहता है और बी का जो भी अवयव है वो सारा का सारा अवयव ए में अगर रहता है, तो उसे हम कहेंगे समान समुच्चय है। जैसे इसको, इन्हें देखिए, ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ए इज द इक्वल ऑफ बी, ए इज द इक्वल ऑफ बी, इसे पढ़ते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं इसको प्रतीकात्मक भाषा में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ए बराबर बी, ऐसे यहाँ पे इट इज एम्प्लाइज दैट, ऐसे मजला कोष्टक देंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी एक्स यदि ए में बिलोंग कर रहा है तो निश्चित रूप से एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। एंड, और यदि एक्स बी में बिलोंग कर रहा है तो एक्स पक्का ए में बिलोंग करेगा। यहां पे ध्यान से समझिएगा, इसे प्रतीकात्मक भाषा में इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि x बिलोंग कर रहा ए में तो x पक्का b में विभाजित करे, मतलब होगा, और यदि x b में है तो x a में भी है। यानी इसके भी कहने का मतलब वही है कि अगर a का प्रत्येक अवयव b में होना चाहिए और b का प्रत्येक अवयव a में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है कि समुच्चय, समान समुच्चय को परिभाषित कर सकते हो। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्नावली का प्रश्न, यानी प्रश्नावली 1.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का ये लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।